दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सेबी ने एफ&ओ सेगमेंट में आईआरएफसी को शामिल करने का फैसला किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां शामिल हो गई और उसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न है कि सेबी ने अपना जो फ्यूचर ऑप्शन का जो क्राइटेरिया था उसमें बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से ये एलिजिबल हो गए। तो कौन सी कंपनी शामिल होगी, इससे क्या फ़ायदा होगा आईआरएफसी को, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसको एक और बड़ा बेनिफिट मिला, एनएससी की तरफ से भी इसको पीएससी इंडेक्स में शामिल किया गया है। वैसे शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे, तो एक के बाद एक गुड न्यूज़ के बावजूद भी शेयर की प्राइस क्यों नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी एक लेटेस्ट बयान निकल कर आया है रेलवे सेक्टर को लेकर, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या आने वाले समय आईआरएफसी वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा पिछले एक साल में दिया है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि आईआरएफसी के शेयर की प्राइस में गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी। फ्राइडे को बीएसई में 178 पर क्लोजिंग थी, 0.72% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 181 तक स्टॉक चला गया था, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। आप देखो तो क्लोजिंग निगेटिव और नीचे की तरफ रही है। उसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, और ये न्यूज़ जो है ये सैटरडे को आई, तो बाजार में तो उसका असर मंडे को ही देखने को मिलेगा। तो देख लो कि सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए क्राइटेरिया को रिवाइज किया है। सेबी ने इस सेगमेंट में उन स्टॉक को शामिल करने का फैसला किया है जिसमें लिक्विडिटी काफ़ी हाई है। नए नियम के तहत मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को 500 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए और रोजाना औसत कैश सेगमेंट वॉल्यूम को 10 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपीज़ कर दिया है, जिसके कारण कई सारे स्टॉक एफ&ओ कैटेगरी में शामिल होंगे और कई सारे स्टॉक हैं जो अगले 3 से 6 महीनों में इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। तो नोमा इंस्टीट्यूशन ने नई गाइडलाइन के आधार पर उन स्टॉक की लिस्ट जारी की है जो एफ&ओ सेगमेंट में एंट्री ले सकते हैं। माना जा रहा है कि कैश मार्केट में करीब 80 स्टॉक डेरिवेटिव सेगमेंट में एंट्री लेने के लिए बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल है। इसके अलावा वर्तमान में डेरिवेटिव सेगमेंट में 18 स्टॉक यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं। तो सोमवार को जब बाजार खुलेगा इन स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। 12 दिनों से बाजार में बुल रन जारी है और ऐसे में सोमवार को भी बाजार में फुल एक्शन की संभावना बन रही है। तो नोवा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जोमेटो, जियो फाइनेंशियल, इसके अलावा आईआरएफसी, आरवीएनएल, एनएचपीसी, इरेडा, यस बैंक, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, एलआईसी, अदानी ग्रीन, एनबीसीसी, भारत डायनामिक्स जैसे जो स्टॉक है ये फ्यूचर ऑप्शन में कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। इसकी प्रबल संभावना बन चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जोमेटो और जियो फाइनेंशियल को इस लिस्ट में जगह मिलती है तो मार्च 2025 में निफ्टी 50 का हिस्सा भी बन सकते हैं। ये इसमें 18 ऐसे स्टॉक भी है जो इस लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इसमें एबोट इंडिया, सन टीवी, मेट्रोपोलिस हेल्थ, गुजरात गैस, कैनफिन होम्स, सिटी यूनियन बैंक, आईडीएफसी, जीएनएफसी, इप्का लैब्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, महानगर गैस जैसे स्टॉक है जो इस लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। अभी फैसला सेबी के हाथों में किस किस को यहाँ पे जगह देंगे, लेकिन जिस तरह से एलिजिबल है आईआरएफसी इसमें शामिल होगा ही। इसके अलावा आईआरएफसी के लिए जो बेनिफिट है कि यहाँ पे निफ्टी पीएससी इंडेक्स में भी इसको शामिल कर दिया गया है। एलआईसी को इसमें से एग्जिट किया और एलआईसी की जगह पे इसको रिप्लेस किया गया है। तो यह 30 सितंबर 2024 से इस इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगा, उसमें ट्रेड करेगा। तो 30 सितंबर ये डेट आपको याद रखनी चाहिए। अब आप देख सकते हो कि इससे आप देखें तो एक बेनिफिट तो मिलेगा ही, नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बनेगी। तो इसने एलआईसी की जगह ली है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। इससे पहले कंपनी ऑलरेडी लार्ज कैप में शामिल हो चुकी है। ऐसे में आने वाले समय आप देख सकते हो कि आईआरएफसी के शेयर होल्डर को बेनिफिट होगा। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आज हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे सेक्टर को लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट की और नई वंदे भारत ट्रेन भी हरी झंडी है उनको शुरू की है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सैटरडे को जो बड़ा बयान दिया है कि रेलवे सेक्टर में जो सारी प्रॉब्लम थी उसको हमने धीरे धीरे कम करना शुरू किया है। आने वाले समय
जो ट्रैवलिंग है उसको बहुत ही सुलभ और आसान लोगों के लिए करना है। हर तरह के लोग ट्रेन के माध्यम से सफ़र कर पाए और उनका जो जर्नी है वो आरामदायक हो, उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, उसकी हम गारंटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल हम इस समय रेलवे सेफ्टी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि आने वाले समय रेलवे सुरक्षित हो। जो इस समय कुछ घटना हो रही है उसको रोकना है। हम एक मॉडर्न रेल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। विकसित भारत के तहत हमारी जो ट्रेनें हैं वो बदल रही है और इसके लिए करीब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमने फंड एलोकेट किया इस बार रेलवे बजट। तो सरकार इस फंड के माध्यम से रेलवे मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम कर रही है। नए नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। नए रेलवे स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं। स्टेशन को बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया जा रहा है। और सैटरडे के दिन अगर आप देखें तो पीएम मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दी है। तो ये जो 3 नई वंदे भारत शुरू हुई है, देखें तो मेरठ लखनऊ के बीच में, मदुरई बेंगलोर और चेन्नई नागरकोइल के बीच में शुरू हुई है। तो लगातार वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा रही है। आने वाले समय वंदे भारत स्लीपर भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा विकसित भारत का देखें तो साउथ के लिए स्पेशल सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐलान किए जा रहे हैं। तमिलनाडु के लिए भी देखें तो साउथ की तरफ से देखें तो कुछ बड़े सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है। तमिलनाडु के लिए सरकार की तरफ से 6,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे फंड एलोकेट किया गया है और ये 2014 के मुकाबले 7 टाइम्स ज़्यादा है। यानी जब जो यूपीए सरकार थी उसके मुकाबले एनडीए सरकार ने रेलवे सेक्टर के लिए बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, रेलवे मिनिस्ट्री ने यहाँ पे देखो कि नासिक डाहनु न्यू रेलवे लाइन के लिए सर्वे को हरी झंडी दे दी है। तो ये जो नई रेलवे लाइन बिछाने का जो यहाँ पे इस समय प्रस्ताव पास किया गया वो है त्रिंबकेश्वर महादेव मंदिर से लेके वानगांव और इसकी जानकारी निकल कर आ रही है। करीब 100 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक नया बिछा जाएगा जो डाहनु पालघर डिस्ट्रिक्ट से लेके नासिक तक के लिए होगा। तो इस नई रेलवे लाइन के माध्यम से जो ट्रैवलिंग का जो टाइम है उसको बचाया जाएगा। काफ़ी कम समय लोग नासिक पहुंच जाएगा डाहनु से सीधे। इस समय करंटली अगर आपको नासिक जाना हो तो आपको देखिए कि इस समय वाया कल्याण भिवंडी वसई मार्ग से होके ही जाना होता है और धुले नंदुरबार सूरत वाया इस समय, तो ये काफ़ी बड़ा ये ट्रैवलिंग रूट हो जाता है। तो इस समय देख सकते हो कि ये नासिक के लिए जो 2 रूट है उसमें कल्याण भिवंडी वाया वसई है और दूसरा धुले नंदुरबार सूरत वाया नॉर्थ साइड है। तो ये काफ़ी लंबा है डिस्टेंस, इसको कम करने के लिए डायरेक्ट अब पालघर से अगर आप देखें डाहनु से आपको सीधा जो है नासिक को जोड़ा जाएगा। यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर महादेव देखें तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में आते हैं और काफ़ी लोगों का वहाँ पे आना जाना होता है। पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ जाते हैं। पंचवटी है तो आप देखेंगे लॉर्ड राम का जो पे वहाँ पे उन्होंने वनवास का पीरियड निकाला था। और नासिक की तो अपनी खुद बहुत बड़ी एक लोगों के बीच में एक धार्मिक आस्था है। तो ये रेलवे ट्रैक के माध्यम से आने वाले समय काफ़ी समय देख सकते हो कि जो लोगों का समय बच जाएगा। तो ये सर्वे शुरू हो चुका है। अब ऐसे में देख दो कि आने वाले समय आईआरएफसी के लिए तो बेनिफिट दिखाई दे रहा है और आईआरएफसी आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पे जो कि इस समय जो एनालिस्ट है वो रेलवे पीएसयू स्टॉक में फिर से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं कि आने वाले 5 से 15 दिनों में इन शेयरों में तेज़ी आ सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। आईआरएफसी हो, आरबीएनएल हो, दूसरे शेयर जो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, फिर से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनेगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आरएफसी में दाव लगाए। अब एक बार हम आईआरएफसी की परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 3 सालों में आईपीओ आने के बाद इसने 98% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 13% की ही तेज़ी बनी है और बीएसई फाइनेंस में 12% की तेज़ी बनी है। तो विनर यहाँ पे आईआरएफसी है। 1 ईयर की बात तो आईआरएफसी ने 260% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 26% की तेज़ी बनी है और बीएसई फाइनेंस में 21% की तेज़ी है। तो विनर यहाँ पर भी आपको इंडियन रेलवे फाइनेंस ही दिखाई देगा। लेकिन पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 0.93% की गिरावट हो चुकी है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 10% की तेज़ी बनी है और बीएसई फाइनेंस में 8% की तेज़ी बनी है। तो लूजर यहाँ पे आईआरएफसी है। और पिछले 1 महीने में यहाँ पे देख सकते हो कि 8.53% की गिरावट हुई है आईआरएफसी में, जबकि बीएसई सेंसेक्स में 1% की तेज़ी है और फाइनेंस में भी 1% की तेज़ी है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी आपको लूजर आईआरएफसी ही दिखाई देगा। तो कुल मिला के देख लो इसमें अब करेक्शन आ चुका है। पिछले 3 महीनों से स्टॉक दबाव में ईयर टू डेट के हिसाब से, लेकिन जो रिटर्न है वो काफ़ी बेहतर है। करीब 80% का आईआरएफसी ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में इस दौरान मात्र 14% की तेज़ी बनी है और फाइनेंस सेक्टर में तो 10% की ही तेज़ी है। तो ईयर टू डेट के हिसाब से इसकी पेयर कंपनियों के सामने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ऐसे में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय भी फिर वैसा ही रिटर्न देने की ये ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।